नेक्स्ट पार्ट। समंदर की झाग भरी नीली लहरों पर से हवा सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बालकनी में खड़े सामने समंदर को देख रहे थे। जहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और हया गर्दन सीधी उठाए लब भिंचे सामने उफक पर देख रही थी। डीजे अभी भी कैमरा लिए बालकनी के दूसरे सिरे तक गई, सो इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से कदी कोई की बंदरगाह पे फेरी में सवार हुए थे तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी खचाखच भरा हुआ था। जगह ढूंढने में ही इतना वक्त सर्फ हो गया था। फेरी की निचली मंजिल जो चारों तरफ से शीशों में बंद थी पर जुड़े तमाम सोफे और कुर्सियां भरे थे, सो वो बलाई मंजिल पे आ गए और ओपन एयर थी। जो ओपन एयर थी, खुला सा वसी अहाता जहां हर तरफ सोफे और कुर्सियां थी, मगर एक नशिस्त भी खाली ना थी। इनको भी आखिर फेरी के किनारे पे बनी तंग सी बालकनी में खड़े होने की जगह मिली। वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुख करके एक वक्त में एक बंदा ही रीलिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बालकनी की ग्रिल गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहां खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाएं तरफ के कोने में थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जहां स्याह स्वेटर की आसिम मोनियों तक मोड़े हुए था, मगर इसे बेहद सर्दी लग रही थी और इसने स्याह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमई स्वेटर ही पहन रखा था। सो आप स्याह स्टूल को सख्ती से कंधों के गिर्द लपेटकर बाजू सीने पे बांध रखे थे। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम सनशाइन। हया के बाएं जानिब रेलिंग पकड़े इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थीं। वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और इनकी गिटार बालकनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो किसी स्टडी टूर पर संबोल आई थी और अब चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए बावाज़े बुलंद लहक लहक कर गीत गा रही थी। तुम उस रोज बगैर बताए उठकर चली गई। तुम्हें पता है मैं कितनी देर तक क्लास स्ट्रीट पे तुम्हें ढूंढता रहा। वो रेलिंग पर झुका समंदर की लहरों को देखते हुए कहने लगा। तो ना ढूंढते? हया ने बेनियाजी से शाने उचकाए। हवा से इसके बाल उड़ उड़कर जहां के कंधे को छू रहे थे, मगर वो इन्हें समेटने का तकल्लुफ भी नहीं कर रही थी। इतना गुस्सा? जहां ने गर्दन मोड़कर हैरत से उसे देखा। वो तने हुए नकूश के साथ सामने देखी थी। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने। अगर तुम्हें खुद शर्मिंदगी नहीं है तो मैं क्यों दिलाऊं? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही सोचता। मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं है। सीगुल्स का एक गौल फड़फड़ाता इनके सामने से गुजरा था, जहां सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फिजा में उछाला। एक बड़े से सीगुल ने फिजा में ही गौता लगाकर इसे अपनी चोंच में दबा लिया। वो खामोशी से पानी की नीली सतह को देखती रही, जहां गुलाबी जेलीफिश तैर रही थी। इनके सर पे पानी के अंदर ही थे, मगर वो इतना शफाफ था कि वो वाज़ेह दिखाई देती थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है हया कि मैं पूछ सकूं कि वो शख्स क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? पूछो, जरूर पूछो, मगर उसी से जाकर पूछो। मगर मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है। आज वो जहां के लिए वही हया सुलेमान बन गई थी जो वो हर एक के लिए थी। खुद को जिस शख्स के सामने झुका लिया था, अब उसी के सामने उठाना भी था। जीने दो, कुछ पल तो जीने दो। वो लड़कियां अभी तक लहक लहक कर गा रही थी। डीजे भी कहीं इनके साथ थी। अच्छा, आई एम सॉरी। वो रुख मोड़कर इसके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ा हुआ, रोटी का बचा हुआ टुकड़ा इसकी तरफ बढ़ाया। हया ने निगाह उठाकर इसे देखा तो वो जरा सा मुस्कुराया। एक लम्हा लगा था इसे पिघलने में और पिघली हुई मोम का ढेर बन गई। बहुत धीरे से वो मुस्कुरा दी। खुद से किए सारे वादे भूल गई। ओके। इसने रोटी का टुकड़ा खींच कर तोड़ा और उड़ते हुए बगले के साथ सिमत फेंका। इसने इस फिजा में ही पकड़ लिया। तुम्हारा तुर्की बहुत खूबसूरत है जहां, मगर यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। अब वो रोटी के टुकड़े करके फिजा में उछाल रही थी। अच्छा, कैसे हैं वो? अक्खड़, बदलिहाज, मकरूर, बदतमीज, बदतहजीब, बेमुरव्वत, उल्टे दिमाग के लोग हैं यहाँ के। वो कहती गई और वो बेख्तियार हंसता गया। और पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं हया सुलेमान? खूब हंसकर वो बोला था। कम से कम तुर्कों से तो बहुत बेहतर होते हैं। इसने रोटी का आखिरी टुकड़ा अभी दूर उछाल दिया था, जहान अभी तक हंस रहा था और लड़कियां उसी तरह मगन गा रही थी। नेक्स्ट पार्ट।
वो तीनों साथ साथ बेओकदा की उस बल खाती सड़क पर नीचे उतर रहे थे। हया एक हाथ से स्टूल और दूसरे से उठते बालों को समेट कर पकड़ते हुए चल रही थी। इसे यूं लग रहा था कि वो पुराने जमानों में वापस चली गई, एक कदीम जजीरे पे जो सारी दुनिया से अलग थलग समंदर के दरमियान वाक़ है। वो सदियों पुराने शहजादों के जजीरे थे। वो खुद कोई अमर हुई शहजादी थी। शहजादों के जजीरे या प्रिंस आइलैंड तुर्क में अदा यानी जजीरे और लार यानी शहजादों के। मरमरा के समंदर में करीब करीब वाक़ 9 जजीरों के ग्रोह को कहा जाता है। गए वक्तों में सलातीन अपने तख्तो ताज के लिए खतरनाक लगते शहजादों को जिलावतन करके इन 9 जजीरों में भेजा करते थे, जिनसे इनका नाम प्रिंस आइलैंड पड़ गया। बेओकदा इनमें सबसे बड़ा जजीरा था। बेओक यानी बड़ा और अदा यानी जजीरा। बेओकदा दुनिया के ट्रैफिक, रश और हंगामे से दूर एक पुरसुकून छोटा सा जजीरा। वहां गाड़ियां, बसें और दूसरी ऑटोज नहीं थी। सफर करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियां और बगियां थीं या फिर बाइसाइकिल। डीजे और जहां ने इससे चंद कदम आगे निकल गए थे और वो कदीम जमानों के रोमांस में खोई पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे, इनमें अब तक खासी बेतकल्लुफी हो चुकी थी। जहां इसे रेस्टोरेंट के मुतालिक कुछ बता रहा था। यहाँ बहुत ज्यादा इकसाम के कबाब मिलते हैं, गालिब 150 इकसाम के, और हर रेस्टोरेंट या तो सूप फ्री देता है या एप्पल टी। वो बेतवज्जी से इनकी बातें सुनती कदम आगे बढ़ा रही थी। इस जगह सड़क दोनों तरफ से रेस्टोरेंट्स में घिरी थी। इनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदों में शेड तले कुर्सियां मेजें बिछी थी। सयाहों का एक हजूम हर सू फैला था। सड़क के वस्त में एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों भी बेख्तियार देखने के लिए रुके। सयाहों के हजूम के दरमियान घिरी हुई एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी। वो गहरे जामनी बगैर आसीन फ्रॉक में मलबूस थी और घुंघराले बाल कंधे पे आगे को डाले हुए थी। वो रेड कार्पेट पे खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पे हाथ रखकर एक मासूम सा पोज बनाए खड़ी थी और इर्द गिर्द दायरे में खड़े सयाह खटाखट अपने कैमरे से इसकी तस्वीरें मुकीद कर रहे थे। हर तस्वीर के बाद जरा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हो जाती और चेहरे पे मासूमियत, तारीकी बंद आंखें टपटपाती, कभी थोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सुखेड़ती। शायद एक दो सयाह की तस्वीर बनाने के लिए रुके हों तो देखा देखी सब रुक गए और वो डीजे भी फौरन अपने कैमरे निकाल कर तस्वीरें बनाने खड़ी होगी। इस बच्ची के पौध इतने प्यार थे कि तस्वीर बना बना कर भी इनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तवक्कुफ करते हुए चेहरा उठाया तो देखा जहां साथ ही खड़ा लब भींचे कदर नागवारी से यह सारा मंजर देख रहा था। वो शाने उचकाए फिर से सयाम के झमगटे से घिरी बच्ची की तरफ मुतवज्जा हो गई। यार उमर देखो इसकी, और एक्शन कैसे मार रही है। डीजे हंसते हुए तस्वीर खींच रही थी। दफतन मजमे को चीरते एक लड़की तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दी। इसने लंबे स्कर्ट और खुले स्वेटर के ऊपर भूरा सादा सा स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। इसकी रंगत सुनहरी और आंखें भूरी साफ थी। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाएं कोने पर इसने टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे तेड़ियां लिया आगे बढ़ी और सख्ती से इस बच्ची का आवाज़ पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे ही इस लड़की को देखा इसके लबों से हौले से निकला आयशे गुल। जवाबन वो भूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से में कुछ कहती हुई इसका बाजू पकड़कर मजमे से रास्ता बनाकर इसे ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि सयाह फौरन पीछे हटने लगे। रेड कार्पेट शो खत्म हो गया। बच्ची अब मुजाहमत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम आयशे गुल था मुसलसल बोलती हुई इसे लेकर जा रही थी। इसकी भूरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर इनको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना बेओकदा दिखाता हूँ। जहां की आवाज पे वो चौंकी पे खफीसा सर झटक कर इसके साथ आगे बढ़ गई। जहां ने एक भग्गी रोक दी। डीजे ने अलबत्ता 4 लिरास फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पे ली थी और अब वो इसी पर सवार हो रहे थे। हया भग्गी के करीब आई तो जहां ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शहाना सी भग्गी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जता था। इसके साथ भग्गी बांध लगाम था, थामे बैठा था। पीछे एक खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने की निशिस्त बनी थी जिसमें सुनहरी नक्श और निगार बनते हुए एहतियात से ऊपर चढ़ी मखमलें शाही निशिस्त नहायत गुदार थी। वो दोनों एक साथ ही इस पे बैठे। बग्गी बार ने घोड़े को जरा सी चाक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पर इसके टापों की आवाज गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन इसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो इसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा ये तो तय था।
पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क दो रवैया सब दरख्तों के कितार से भरी थी। चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारों पर बिखरे थे। ओफ ओफ, इतनी मंजर कशी, तौबा। मतलब कि आप देख सकते हैं कि बातें इतनी नहीं हैं, पर ये था वहां पे, वो था यहाँ पे, सब्जा था वहां पे, ये था, यानी कि आगे पीछे के हालात इतने बताए गए हैं, जो बात होने वाली है वो कम है इस किस्त में। क्या कर सकते हैं, उनका अंदाज़े बयां ऐसा है। और ये नावल भी बहुत मशहूर, और इसी मंजरकशी, इस तुर्की, मैं कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान में लोग तुर्की को बहुत पसंद करते हैं ना, तो उसकी एक वजह ये निम्र अहमद का नावल जन्नत के पत्ते भी है। दरख्तों की दोनों किनारों के दरमियान भग्गी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं है, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, धोखाधड़ी, रिश्वत जनी, कत्ल गारत और बहुत सी बुराइयों में भी मुलविस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस जहन के भी, मगर इसके बावजूद जहाँ सिकंदर, हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम और बहुत प्यारे होते हैं। क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो जरा सा चौंका, फिर जेरे लब मुस्कुरा दिया। शायद, क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफे में भी ब्लास्ट हुआ था। इस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफे से निकले थे। जब दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था। खून, टूटा कांच, जली हुई दीवारें इसने याद करके जैसे झुरझुरी ली। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मजदूर, सिर्फ शख्स जिसको मसरूफियत के बायस घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता, और बावजूद इसके कि मेरे घर से बेओकदा तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पे होगा, मैं 3 साल बाद इधर आ रहा हूँ। वाकई? इसने हैरत से पलकें झपकाई, जहां ने शाने उचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता, मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखे हुए, सो काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। वो इसी तरह स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था। बग्गी सड़क की ढलान से नीचे उतर रही थी। बल खाती सड़क के दोनों तरफ से खूबसूरत बंगलों की कितारें थी। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्ता कमजोर है। दफ्तर जहां ने अपने जॉगर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज जहां, सारी दुनिया की टूटी चीजें तुम्हारा हेडेक नहीं है। अच्छा। वो जो झुक रहा था कदरे खफकी से सीधा हुआ, फिर से मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फोन रख भी दो। मादाम आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं जो अगर एक दिन का ऑफ ले लेगा तो सारे ऑर्डर भी हेर फेर हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन दी मूव करने पड़ते हैं, और वो भी ये जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी बेओकदा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। इसके कहने पर हया ने लाशौरी तौर पर सड़क के दोनों तरफ बने बंगलों पे निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठटक के रह गई। दाएं तरफ जहान के इस जानिब जिस बंगले के सामने भग्गी गुजर रही थी वो इतना आलीशान और खूबसूरत था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफेद और ऊंचे सतूनों पे वो महल यूं शहाना अंदाज में खड़ा जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों पे बैठा हुआ होता है। इसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफेद गेट था। भग्गी आगे बढ़ती गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। सफेद महल के लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी थी जिसपे कदीम लाताने हिंसों के अंदाज में तिरछा करके अंग्रेजी में लिखा था A.R. पाशा। इसके दिल की धड़कन लम्हे भर कर रुकी थी। इसके अंदाज से जहां ने पलट कर इसके घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर दोबारा इस गेट को देखा। जवाब जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी ही गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जहां ने तुर्क में कुछ कहकर कोचवान से भग्गी रुकवाई। हमने पूरे जजीरे का चक्कर लगाना था, फिर अभी से क्यों रोक दी? वो उतरने लगा तो हया बोल उठी, नमाज
जहां ने सामने मस्जिद की जानिब से उंगली से इशारा किया। अच्छा। वो सर हिलाकर उठी, फिर एक हाथ रॉड पर रखा और एहतियात से पांव नीचे पैंडल पर रखकर उतरी, जहां पहले ही उतरकर मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ सुथरी थी। जहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वजू करके औरतों के प्रेयर हॉल में आ गई। वो जोहर का वक्त था मगर सूरज बहुत ठंडा लग रहा था। हॉल के एक कोने में एक लड़की बैठी थी। इसके सामने एक बच्ची इसी के अंदाज में बैठी धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। हया गीले बाजुओं की आस्तीन नीचे करते हुए बगौर इन दोनों को देख रही थी। ये वही दोनों लड़कियां थी जो अभी 2 गलियां छोड़कर सड़क पर इसे नजर आई थी। जामनी फ्रॉक वाली छोटी बच्ची और दूसरी भूरे स्कार्फ वाली संजीदा लड़की। बच्ची मन्नत भरे शिकायती अंदाज में इस लड़की के घुटने को झंझोड़ती कुछ कह ही जा रही थी, मगर वो लड़की जिसका नाम आयशे गुल था नफी में सर हिलाती गोया मुसलसल इसकी तरदीद किए जा रही थी। वो दोनों बहुत धीमी आवाज में बातें कर रही थी। हया स्टूल को छेड़े चेहरे के गिर्द लपेटते हुए इन दोनों को देखते रही। उन्होंने इसे नहीं देखा था, शायद वो आपस में मशगूल थी। जब वो नमाज पढ़ के उठी तो देखा कि वो बच्ची अभी तक इस लड़की को मना रही थी और शायद अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। इसकी आवाज धीमी और जुबान अनजान थी, मगर कभी कभी वो बेबसी भरे अंदाज में चीख कर जोर जोर से आयशा गुल प्लीज कह उठती तो हया को सुनाई दे देता। एक आखिरी निगाह इन दोनों पर डालकर वो बाहर निकल आए। मस्जिद के बरामदे में वो तन्हा नमाज पढ़ रहा था। हया नंगे पांव चलती हुई बरामदे तक आई और एक सतून से टेक लगा के खड़ी हो गई। सो इसे इसका सर पे लिया, स्टूल सर की पुष्ट तक फिसल गया। सामने चंद कदम के फासले पे वो सजदे में झुका था। नीली जीन्स और ऊपर स्याह स्वेटर जहां से कंधों का मखसूस लापरवाह हुलिया। वो एक मुस्कुराहट के साथ सर सतून से टिकाए से देखने लगी। वो अब सजदे से उठकर तशहद में बैठा था। हर काम बहुत फुर्ती से करने वाला। जहां सिकंदर की नमाज बहुत ठहरी हुई और पुरसकून थी। वो चूंकि इससे जरा पीछे खड़ी थी तो यहाँ इसका सिर्फ हल्का सा रुख ही नजर आता था। गर्दन की पुष्ट पर चेहरे का जरा सा दायां हिस्सा वो गर्दन झुकाए पड़ रहा था। फिर इसने दाएं रुख सलाम के लिए गर्दन मोड़ी तो हया बिलाखिर इसका चेहरा नजर आया। वो ज़रेला मुस्कुराते हुए इसे देखती गई। दूसरी जानिब सलाम फेंककर इसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लिए। चंद लम्हे वो यूं ही बैठा दुआ मांगता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर हाथ चेहरे पर फेरता खड़ा हो गया। वो वापस मुड़ा तो इसे सुकून के साथ खड़े देखकर मुस्कुराया। तुम इंतजार कर रही थी? वो जरा मुस्कुरा कर कहता तो इसकी तरफ आया तो इस बार में सर हिला दिया हया ने। वो दोनों साथ ही बाहर आए थे। जहान चौखट पर जब वो झुककर खड़ा हो जॉगर पहन रहा था तो हया ने इसे पुकारा। तुम मजहबी हो? थोड़ा बहुत। वो तस्मा बांध रहा था। लगते तो नहीं। तस्मे की गिरा लगाती इसकी उंगलियां थमी। इसने सर उठाकर कदरे नासमझी से हया को देखा। मैं क्या करता तो मजहबी लगता? ये तो मुझे नहीं पता। वैसे तुमने दुआ में क्या मांगा? मैंने जिंदगी मांगी। वो तस्मा बंद करके उठ खड़ा हुआ। जिंदगी? हया ने इसका चेहरा देखते हुए दोहराया। अब वो आदतन स्वेटर की आसीनें मोड़ रहा था। इंसान वही चीज मांगता है जिसकी इसके पास कमी हो। तो मैं हमेशा जिंदगी मांगता हूँ। अगर जिंदगी है तो सब खूबसूरत है, नहीं है तो सब अंधेरा है। वो दोनों सड़क के किनारे साथ साथ चलने लगे। खूबसूरती क्या होती है जहां? बेवकदा की सर्द हवा इसके बाल फिर से उड़ने लगे थे। शॉल सर से फिसलकर अब गर्दन के पीछे अटक गई थी और जब अपने बिखरते बाल दोनों हाथों में समेटते हुए इसने ये सवाल पूछा तो शायद ख्वाहिश के बावजूद वो जानती थी कि वो खूबसूरती हया सुलेमान की आंखें हैं जैसे कोई बात नहीं कहेगा। जो इसने कहा वो हया सुलेमान के लिए कतई गैर मुतवक्के था। अली करामत की माँ? क्या? इसने ना समझी में इसने जहान को देखा। वो सामने देखते हुए कदम उठा रहा था। मेरे लिए खूबसूरती अली करामत की माँ पर खत्म हो जाती है। अली करामत मेरा एक स्कूल फेलो था। वो एक दफा इसके घर गया था, तब मैंने इसकी माँ को देखा था। वो बहुत खूबसूरत खातून थी। वो डॉक्टर थी और उस वक्त अस्पताल से आई थी। वो थकी हुई थी और तब किचन में खड़ी टिश्यू से अपना चेहरा थपथपा रही थी। हया वो चेहरा इतना मुकद्दस, इतना खूबसूरत था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसकी बात में वो चंद लम्हे के लिए खामोशी हो गई। वो तुर्क थी या पाकिस्तानी? बहुत देर बाद वो बोली। वो स्याह फाम थी, खालिस स्याह फाम। और हया के हलक में करवाहट घुल गई। तहम वो लब भींचे खामोशी से इसके साथ कदम उठाती रही। ये वो वाहिद शख्स था जिसके सामने वो झुक जाती थी, खामोश हो जाती थी, कड़वे घूम पी लेती थी और फिर भी मोम बन जाती थी। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो वो अपने अजली
तंतने से इसको इतनी सुनाती कि ऐसी बात करने की वो शख्स दोबारा कभी हिम्मत ना करता। हद हो गई, भला से आफाम कहाँ इतने हसीन हो सकते हैं? या फिर शायद जहान का मतलब ये था कि इसे हयात सुलेमान के मुकाबले में एक बदसूरत तरीन से आफाम औरत भी खूबसूरत लगती है। वो जिंदगी में पहली दफा किसी बदसूरत औरत को सोचकर हसद का शिकार हुई थी, मगर चुप रही। सपहर ढलने लगी तो वो वापस की तैयारी करने लगे। बेओकदा जजीरे की गलियों में चल चल कर अब इसके पांव दुखने लगे थे। डीजे वापसी फिर से बल्कनी में खड़े होने के लिए कतई राजी ना थी और इसका पूरा इरादा फेरी में घुसकर चाहे प्यार से चाहे लड़ झगड़ कर मगर बैठने के लिए नशिश ढूंढने का था। जहां को टिकट लेने में खासी देर लगी। 5 बजे वाली फेरी शाम की आखिरी फेरी थी, सो सयाहों का सारा हजूम टिकट घर की खिड़की के आगे मौजूद था। अब इसके बाद अगला जहाज रात 8 बजे चलना था और फिर अगली सुबह तक कोई जहाज नहीं आता, तो जो रह गया वो जजीरे पर रात बसर करे या तीर कर वापस जाए। अगर तुम दोनों इसी रफ्तार से चलती नहीं तो फेरी निकल जाएगी और तुम्हें वाकई तैर कर वापस जाना पड़ेगा। वो इन दोनों की सुस्त रवि पे खासा झुंझुला कर बोला। जवाबन वो खफत से जरा तेज चलने लगे। बंदरगाह खचाखच सियासों से भरी थी। वो तीनों इस रास्ते पर मुश्किल रास्ता बनाते आगे बढ़ते जा रहे थे। जहां आगे था और वो दोनों पीछे। इसे अब अपने रेस्टोरेंट की फिक्र होने लगी थी। प्रॉपर्टी की मालका ने आकर फिर से कोई हंगामा किया था। जहां ने इसे सारे मामले पे कदरे परेशान और मुतासफ लगा था। वो कि वो अपने तासुरात छुपाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था, मगर इसका हर रंग अब पहचानने लगी थी। वो तीनों फेरी की तरफ जाते बोर्ड की जानिब बढ़ रहे थे जब किसी ने हया की कोनी को जरा सा छुआ। मार्जम वो ठटक कर रुकी और गर्दन मोड़ी। इसके अकब में एक 12-13 बरस का एक तुर्क लड़का खड़ा था। वो फिर ठेले वाला था। इसने गर्दन के गिर्द और दोनों हाथों में बहुत से हार और मोतियों की लड़ियां डोरियों में बांधकर उठाई हुई थी और अब वो लड़का एक गुच्छा हया के चेहरे के सामने करता दिखाता तरगीब दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो कभी ना रुकती, मगर वो मोती और इनकी चमक इतनी खूबसूरत थी कि इसे ठहरना ही पड़ा। वो बेख्तियार वो लड़ियां उंगलियों में उठाकर उलट पुलट करते देखने लगी। वो बालों में पुरोने वाली लड़ियां थी और इतनी हसीन के चंद लम्हे के लिए वो लंबे बालों की दीवानी लड़की इर्द गिर्द को फरामोश कर बैठी। हया हया, जहां दूर से इसे आवाजें दे रहा था। इसने सर उठाकर देखा। जहां और डीजे फेरी के तख्ते पर चढ़ चुके थे और अब झुंझुलाहट बड़ी कोफत से इसे बुला रहे थे। 1 मिनट, वो इंग्लिश उठाकर इनको रोकने का इशारा करती पलट कर जल्दी जल्दी लड़ियां देखने लगी। हाउ मच? इसने 2 लड़ियां अलग करके पूछा। 10 लेरा। ये तो बहुत ज्यादा है। इसने खफगी से बच्चे को देखा। पीछे जहां इसे नागवारी भरे अंदाज में फिर से आवाजें दे रहा था। तुम जाओ, जगह तलाश करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। इसने इनको मुतमईन करने के लिए जाने का इशारा किया। इन तक इनकी आवाज शायद पहुंच गई थी। तभी वो दोनों सर हिलाकर मुड़े और फेरी के अंदरूनी रास्ते की जानिब बढ़ गए। फेरी निकलने में अभी 3 मिनट थे और वो इन 3 मिनटों को जाया नहीं करना चाहती थी। सैमन लेरा, इसने हतमी अंदाज में लड़के को कहा और पैसे निकालने के सुनहरी क्लच खोला। इससे कबल के वो नोट निकालती लड़के ने एकदम पर झमटा और भाग खड़ा हुआ। लम्हे भर को इसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और अब समझ आया तो वो रुको मेरा पर्स, वो चिल्लाती हुई इसके पीछे लगी। जहां डीजे फेरी अफ्तार ने इसे सब भूल गया था। लड़का फुर्ती से भागता जा रहा था। सयाह अफरा तफरी में फेरी के तरफ बढ़ रहे थे। किसी के पास तवज्जो करने का वक्त ना था। वो तेज तेज कदमों से दौड़ती इस लड़के के पीछे आए। वो बाजार की तरफ मुड़ गया और अब एक गली के ऐन वस्त में खड़ा था। हया जैसे ही भागती हुई इसकी गली में दाखिल हुई, लड़के ने चौंक इसे देखा और फिर भाग खड़ा हुआ। रुको, वो गुस्से से चिल्लाती इसके पीछे दौड़ती जा रही थी। लड़का खासा फुर्तीला लग रहा था, मगर वो इतना तेज नहीं भागता था। 3 गलियां अबूर करके वो इस रहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सर पर दौड़ता हुआ दाएं तरफ की कितार के बंगलों में एक का गेट अबूर कर गया। वो हांगते हुए इस गेट तक आई। गेट नीम हुआ था। लड़का अंदर ही कहीं गया था। दूर कहीं फेरी निकल चुकी थी। डीजे और जहां जजीरे से चले गए थे और इधर तन्हा रह गई थी। लेकिन ये वक्त वो सब सोचने का नहीं था। इसे अपना पर्स और पासपोर्ट वापस लेना था हर सूरत। उसने एक लम्हे को इस नीमवा गेट को देखा और फिर इसके पीछे खड़े सालिशान सफेद महल को, और फिर तेजी से अंदर आया। ये वही सफेद महल था जिसने दोपहर में देखा था। छोटी से बागीचे में खामोशी छाई थी। शाम के पर्दे अब नीले पड़ रहे थे। वो फूलते सांस को हमवार करती मुतजब्जब सी चलती बंगले के दाखिली दरवाजे तक आई और बैल की तरफ
बेल की तलाश में इधर उधर देखा, बैल की तलाश में इधर उधर देखा। लकड़ी का ऊंचा मनकशा दरवाजा कदीम तर्ज का बना था। इसके आसपास बैल नामी कोई शय न थी। वो क्या करे, यूं मुंह उठाकर किसी के घर में कैसे घुस जाए, मगर वो भी तो इसी घर में छुपने की नीयत से दाखिल हुआ था। इसे बहरहाल अंदर जाना था। एक मौसम इरादा लेकर इसने कंधे पे फिसलती शॉल दुरुस्त की और दरवाजे का सुनहरी नॉब घुमाया। वो कदीम वक्तों की कोई अमर हुई शहजादी थी जो रास्ता भटक कर जजीरे पे आ निकली थी और सुल्तान के महल के सामने खड़ी थी। दरवाजा चढ़ की आवाज से खुलता चला गया। अंदर हर सू अंधेरा था। इसने चौखट पे कदम रखा। हेलो। 2 कदम मजीद आ गए और पुकार के इसकी आवाज गूंज दरो दीवार से टकराकर पलट आई। वो किसी लॉबी में खड़ी थी। वहां नीम तारीकी से छाई हुई थी। सिर्फ खुले दरवाजे से आती शाम की नीलगो रोशनी में आगे जाती राहदारी सी नजर आ रही थी। इसका दिल अजीब सी बेचैनी और खौफ से भिड़ने लगा। कोई है? अब कि इसने पुकार तो आवाज में जरा इरताज था। एकदम इसके अकब में ठाक के साथ दरवाजा बंद हुआ। क्लिक के साथ लॉक लगने की आवाज आई। वो घबरा कर पलटी और दरवाजे की तरफ लपकी। डोर नॉब तारीकी में मुश्किल इसके हाथ लगा। इसने जोर से नॉब खींचा, फिर घुमाया, मगर बेसूद दरवाजा बाहर से बंद किया जा चुका था। ओपन द डोर। वो दोनों हथेलियों से लकड़ी का दरवाजा पीटने लगी। साथ ही वो खौफजदा सी दबी आवाज में चिल्ला रही थी, शहजादों के जजीरों पे खुश आमदीद। किसी ने बहुत धीरे से इसके अकब में कहा था। यहाँ होती है हमारी एपिसोड 3 खत्म। क्या वो वाकई अब्दुर्रहमान पाशा के महल में घुस चुकी है और अब्दुर्रहमान पाशा ने उस लड़के के जरिए उसको अगवा किया है? क्या वाकई उसको फूल भेजने वाला और गाड़ी भेजने वाला उसका दीवाना अब्दुर्रहमान पाशा, जो कि एक स्मगलर और मुंबई का इंडिया का स्मगलिंग करने वाला शख्स है, डॉन है, इन सब राजों से पर्दा उठेगा एपिसोड 4 में। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।